हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिंदल क्लासेस। कल हमने परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज मैं उसी का ही सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। यहाँ वही क्वेश्चंस, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो परीक्षा की दृष्टि से मायने रखते हैं, जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपये है। ठीक है, एक एंट्री फीस है 1 रुपये। एक कोई एग्जीबिशन लगा है, ऐसे पिक्चर हॉल में जाते हैं हम पिक्चर देखने, तो वहाँ पर जो फीस रहती है वो फीस यहाँ पर 1 रुपये है। ठीक है, इसमें 25% की कमी कर दी गई बाद में, तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। यानी बिक्री यानी सेल से, बिक्री का मतलब क्या है? बिक्री का मतलब टोटल सेल। वर्ड्स को समझना भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बिक्री को कई बार हम समझ लेते हैं कि कैंडिडेट्स की संख्या में वृद्धि होगी 20%। नहीं, बिक्री इक्वल टू सेल, और सेल इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल जो कलेक्शन हुआ है हमारा पैसों का, वो। आई बात समझ में? तो पहले 1 रुपये था, फिर बाद में इसमें 25% की कमी कर दी। अब देखो उसने पूछा क्या है, आगुन्तकों की संख्या, यानी जो विजिटर देखने आए थे उनकी संख्या में प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई। सारी चीज दे रखी है पैसों के बारे में, और पूछ रहा है क्या, कैंडिडेट के बारे में। अब इसको कैसे निकालेंगे? थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को, आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 25% की 1 रुपया है। मान लो 100 कैंडिडेट आते थे पहले। ठीक है, 100 कैंडिडेट आ रहे हैं कब? जब 1 रुपया इसकी फीस है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया हमारा यहाँ पर? मतलब टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा? 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। 10 लोग से 10-10 रुपये लेंगे हम, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ तो 10 को 10 बार जोड़ दो, या फिर 10 × 10। तो 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा ना हमारा 100 रुपये। तो 100 रुपये हमारा टोटल कलेक्शन आया है। कब? जब 1 रुपये फीस थी। ठीक है, और ये कैंडिडेट्स हैं, मतलब विजिटर्स जो देखने आए हैं 100। अब ठीक है, 25% की कमी कर दी, यानी 1 रुपये में 25% कम करोगे तो कितना बचेगा? या तो आप क्या करो, ऐसे निकाल लो, 1 का 25% निकालो पहले तो, फिर जो आए उसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक, 0.75 रुपये। या या फिर आप क्या करो, 1 का ही सीधा 75% निकाल लो, जो बचा कुछ आए हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पहले क्या करते थे, इंक्रीज होता था कोई वैल्यू, तो हम क्या करते थे, उस परसेंटेज को 100 में प्लस कर देते थे ना। नहीं, यहाँ क्या करना है, यहाँ 100 में से माइनस कर देना है, बस। तो 25, ये आगे काम आएगा, देखना अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे। कितना हो जाएगा ये? 0.75 रुपये, यानी 0.75 रुपये अब फीस है। ठीक है, अब फीस कितनी रख दी उन्होंने? 0.75 रुपये। तो 20% की वृद्धि हो गई। किस में हुई है? आगंतुकों की, ये बिक्री में, सेल में। ध्यान रखना, सेल में वृद्धि हुई है, यानी जो ये 100 रुपये दे रखे हैं ना हमें, इसमें वृद्धि हुई है, ना कि 100 आगंतुकों में। ये मैंने 100 इसलिए माना है क्योंकि अभी एक बार और हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? अब मान लो 0.75 रुपये जब फीस है, तो हमारे विजिटर्स कितने आ रहे हैं? एक्स। यही हमें प्रतिशत निकालना है ना, तो हमें पहले कैंडिडेट की संख्या तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, कितने बड़े हैं। तो जब भी तो प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो विजिटर्स कितने हैं? एक्स। और फीस कितनी है हमारी? 0.75। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? टोटल कलेक्शन हो जाएगा हमारा 0.75x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल कलेक्शन आ गया। तो ये टोटल कलेक्शन आया है जब एक्स कैंडिडेट थे, लेकिन इसने एक चीज और दे रखी है कि आपके इस कलेक्शन में 20% की वृद्धि हो गई पिछले वाले से। ये दे रखा ना, 20% की वृद्धि हो गई है। तो क्या करेंगे हम, इस 0.75x को किसके बराबर रख देंगे?
20% बढ़ी हुई वृद्धि के, यानी 100 में वृद्धि हुई है ना, 100 रुपए थे तो 20% बढ़ गए, यानी 100 का 120%। इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? 20% 100 में जोड़ दिया, 120/100 कर दिया, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी। 20% निकाल के फिर 100 में जोड़ेंगे, इससे अच्छा हमने 120/100 कर दिया, ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई भाई? ये जो टोटल था, पहले हमारा 100 रुपए आ रहे थे हमारे पास, अब हमने जब एक्स मान लिया विजिटर्स, नए जो विजिटर बढ़े टोटल, इसमें 100 भी प्लस है और जो नए बढ़े वो भी है, ये टोटल है, ठीक है ना, तो दोनों हैं एक्स में। तो एक्स जब विजिटर हो गए टोटल हमारे पास, तो कितना कलेक्शन आ रहा है हमारे पास टोटल? 0.75x। लेकिन उसने कह रखा है कि 20% बढ़ गई है वृद्धि, सेल बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे, पुराने कलेक्शन में 100 रुपये में 20% बढ़ा देंगे। ये आ गया। अब ठीक है, अब नए आगंतुकों की संख्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, देखो x बराबर 100 इंटू 120/100 मल्टीप्लाई बाई, ये इधर नीचे जाएगा 0.75, तो 0.75 का हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको नीचे कर देंगे अपॉन 100, ये ऊपर 100 आ जाएगा यहाँ पर इसका। ये चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, आप कैलकुलेशन करना आती होंगी वैसे आपको। 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है, 75 25 से काट दो और 100 को भी 25 से काट दो 4 बार, ठीक है, 120 को 3 से कट जाएगा, कितनी बार? 40 बार, यानी कितना आया? 416, 160 विजिटर हो गए अब हमारे पास टोटल। क्या है ये संख्या विजिटर्स की, और पहले कितने विजिटर्स थे हमारे पास? 100। दिख रहा है ये? भाई इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये इसने फीस 1 रुपए दे रखी है, ये मैंने इजी हो जाए इसलिए 100 रुपये माना है, नहीं तो यहाँ हम कुछ भी मान सकते थे, एक्स मान सकते थे, फिर नीचे वाई मानते, तो दो दो वेरिएबल हो जाते, इसीलिए मैंने यहाँ 100 माना है, ठीक है ना। अब 160 विजिटर हो गए और पहले 100 थे, बस अब क्या है, अब तो वही फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम आएगा जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, दो तीन ही तो फॉर्मूले हैं। आगंतुकों की संख्या कितनी बढ़ी है? 60 बढ़ी है, पहले 100 थी अब 60, ये लो 60 बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है? 100 पर, पहले 100 थे, ओरिजिनल वैल्यू डालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 60% आंसर आ गया आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 60%। किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को? आजकल ऐसे लेंथी क्वेश्चंस ज्यादा आने लग गए हैं एग्जाम में, आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की कोशिश कर लो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ फिट ही नहीं होगी शॉर्ट ट्रिक। इसीलिए मैं हमेशा बेसिक पर फोकस करो, बेसिक पर करो, क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ, मैथ के स्टूडेंट्स भी कर नहीं पाते हैं जल्दी सॉल्व क्वेश्चंस को, ठीक है। नहीं समझ में आए दोबारा देखना, फिर भी नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, फिर बढ़कर इतनी हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है? अब देखो, देखने में क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा है ना, और है भी इजी, बस क्या है, थोड़ा थोड़ा सा वो हर क्वेश्चन में घुमा देता है आपको। मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं जिसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ घुमाव है, ठीक है। अब ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, अब क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक साल का दे दिया जाता है, एक साल इतनी थी, अगली साल इतनी हो गई। अब इसने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पर हमें क्या दिया है? दशक। हमेशा कहता आया हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बेसिक पर फोकस करो, एग्जाम क्लियर होने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। एक दशक में, तो सबसे पहले क्या करो, कितना बड़ा है वो निकाल लो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, पेन को क्या हो गया,
तो कितना आएगा, निकालो कितना आएगा। ये मैंने निकाल रखा है, आप निकालते रहना अगर आपको करनी है कैलकुलेशन तो, ठीक है। इतनी बड़ी है ये जनसंख्या, ठीक, समझ में आ रही है बात। 10 साल में, कितने में, 10 साल में बढ़ी है ये जनसंख्या। इसको 1 साल मत कर देना, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, अब क्या है कि जल्दबाजी में बच्चे यहीं से निकाल देंगे, ठीक है सर। दशक दे रखा है, ठीक है, प्रति वर्ष जनसंख्या औसत प्रतिशत वृद्धि। उनको क्या है, क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है प्रतिशत वृद्धि, ये दिखता है, लेकिन ये तो दिखेगा ही नहीं कि प्रति वर्ष पूछा है उसने भाई, प्रति वर्ष। बात समझ में आ रही है। तो 10 साल, लेकिन हमारी तो वृद्धि कब की आई है, 10 साल की आई है, तो 1 साल की निकालनी पड़ेगी। या तो आप इसको 10 से पहले ही डिवाइड कर दो, या तो आप इसको अभी डिवाइड कर दो पहले ही 10 से, तो 1 साल की वृद्धि दर आ जाएगी 8,750, इससे निकाल लो। या फिर क्या करो, हमने डिफरेंस आ गया, वही फर्स्ट फॉर्मूला, एक्चुअल चेंज, एक्चुअल चेंज वाला। जो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना, किसी अगर कोई नया व्यूअर है तो, ठीक है। ये एक्चुअल चेंज प्लस ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल क्या थी, पुरानी, ओरिजिनल मतलब पुरानी, ये निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो। डबल जीरो से डबल जीरो, ये इससे ही है, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कि मैंने डिवाइड कर रखा है, 50% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो भाई 10 साल का आया है, 10 साल की प्रतिशत वृद्धि आई है औसत। अब इसको 1 साल की में क्या आई, इससे डिवाइड कर दो। मैंने क्या कहा, यहाँ तो 8,750 से कर दो, यहाँ 87,500 ले लो, तो अब डिवाइड कर दो इसको, ये लो, तो 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है जनसंख्या। बात समझ में आई। आज मैंने क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो हैं इजी, बट थोड़ा सा क्या है उनमें घुमाव है, तो वही आपको समझाने दिखाने के लिए यहाँ मैंने क्वेश्चन छाटे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए। ए का 30%, बी का 25.25, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो है तो रेशो का, बट क्या है इसमें परसेंटेज दे दी ना इसने 30%, तो ये परसेंटेज के टॉपिक में भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जैसे जैसे वो दे रखा है पहले पहले तो वो इक्वेशन हम थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे, 30% ऑफ ए, यानी 30/100 मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक, इज इक्वल टू 0.25, एक मिनट रुकिए, पेन को क्या हो गया, 0.25 मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक, इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ तो आप 30/100 को ऐसे कर दोगी, 10 से 10, फिर 0.3, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है, ऐसा भयंकर दिमाग नहीं लगाना। कैसे, कि आप देखो, अगर आप 100 को सब पूरी तीनों जो साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो इसका 2 पॉइंट भी हट जाएगा, यानी जो इसका डेसिमल है वो हट जाएगा, और ये नीचे अपॉन में 5 है वो भी हट जाएगा। तो एक बिल्कुल सिंपल इजी इक्वेशन बन जाएगी ना। हमेशा कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि कुछ करने से कुछ इजी कैल हो रहा है क्या, ऐसे। तो करो इसको, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों पार्ट्स को, इक्वल टू है ना भाई बीच में, तो हम किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी चीज से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 तो कट ही जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 38। इधर 0.25 को जब हम
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद दो ही डिजिट है। तो ये 25B। ठीक। अब इसको अगर 1/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रह जाएगा? 20। तो क्या हो गया? 20C। एक सिंपल इक्वेशन बन गई ना। अब देखो, कई शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में क्या होता है, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं कि 30:25 ये लो आ गया आंसर, काट पीट के 10:5:5:4। लेकिन ऐसे नहीं होता। जब तीन इक्वल कुछ चीजें डबल इक्वल टू में होती हैं तो ऐसे नहीं करते, पहले फर्स्ट दो को लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोनों को लेते हैं। एक एक करके लेना पड़ता है वो, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ले लो, ठीक है। पहले हमने ले लेते हैं 30A = 25B। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी A/B, B नीचे गया इधर, इधर, तो फिर 25 के नीचे 30 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। इधर भी क्या करेंगे, दूसरे के लिए ये ले लेंगे 25B = 20C। इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। B/C, इधर 20 के नीचे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इस 25/30 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कितना रह जाएगा ये? 5 से काट दो दोनों को, 5/6। इधर भी 5 से कट जाएगा ये, 4/5। अब आपने रेशो में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि जब भी तीन रेशो हमें निकालने हो A B C, तो क्या करते हैं, दो रेशो दे देते हैं। वैसे रेशो के इजी क्वेश्चन क्या होते हैं कि दो रेशो दे दिया, A/B दे देता है, B/C दे देता है, ठीक है। अब पूछता है A/B/C क्या होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, बी का जो रेशो है, बी का जो पार्ट है उसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अगर बी बराबर हो गया तो हम A/B/C लिख सकते हैं, क्योंकि ए और सी बी से रिलेटेड हैं। रेशो के पार्ट, उसमें पार्ट में मैं समझाऊंगा अच्छे से रेशो को, ठीक है ना। तो A B C लिख सकते हैं। एक अगर दो को हम बराबर कर लें किसी एक को, दो को नहीं मतलब दो, जो दोनों रेशो में कॉमन है उसको हम बराबर कर लें उसकी वैल्यू को, तो हम तीन रेशो को एक साथ लिख सकते हैं। बस यहाँ भी वही करना है। अब यहाँ बी कितना आ रहा है? 6, और यहाँ कितना आ रहा है? 4। तो क्या करो, इसको तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई, उसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, एक दूसरे की वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 4 से करेंगे ना, तो 4 से करेंगे 4 × 5 और 6 × 4। इधर भी क्या करेंगे, 4 × 6 और 5 × 6, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 20:24। ये क्या हो जाएगा? 24:30। अब देखो बी बराबर हो गया ना, 24 और 24 हो गया, तो अब लिख दो बस। तो A/B/C कितना हो जाएगा? ए कितना हो रहा है? 20, बी 24, सी 30। ये लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये 10 बार, 2 से कटेगा, ये 12 बार, ये 15 बार। तो ये आएगा आपका फाइनल रेशो, फाइनल अनुपात, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि देखने में इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी है। ये एक दो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, बट मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप यही चीज सीखिए, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्टली काम होगा। ऐसा नहीं है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं खाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू पी से जितना कम है वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो पी की वैल्यू क्या हो गई? 6Q, ठीक है। कर लोगे, कितना कम है क्यू? 5Q कम है, कितने से? 6Q से। पी की वैल्यू से तो निकालेंगे, पी से पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। क्यू से क्यू काट देना, कर लोगे ये वाला तो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने, हाँ देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल बहुत आ रहे हैं। ये हर एग्जाम्स के लिए हैं, आप स्टेट के ले लो, चाहे किसी के ले लो, बैंक के ले लो, या फिर एसएससी सीजीएल के ले लो। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे में बोल के नहीं करा था कि केवल बैंक के लिए ही है। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। ठीक है, अब एक बार पढ़ते ही तो लगेगा कि क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा, लेकिन क्या है करने में इजी है। किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। मान लो संख्या x है। ठीक है, करनी किससे थी, 5/3 से, तो कर दो एक बार, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। लेकिन कर किस से दिया, 3/5 से कर दिया, तो एक बार 3/5 से भी कर दो, दोनों से कर दो। भाई मल्टीप्लाई तो कर ही रहा है ना वो, करनी किससे थी, उससे भी करनी थी 5/3 से, इससे भी करनी थी। ठीक है, अब गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, यानी एक्चुअल चेंज, वही पूछ रहा है इसमें भी, एक्चुअल चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, है ना। तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बस खत्म, इक्वेशन बनी आपका, वो एक्सप्रेशन बना और फिर हो गया आपका काम, बस। क्या है, घटा दो। अब आप ये मत सोचो कि 3/5 बड़ा है या 5/3, किस में से किसको घटाऊं, नहीं, घटा दो, आप डायरेक्ट घटा दो, उसकी चिंता मत करो, बाद में माइनस आ जाएगा, उस माइनस को इग्नोर कर देना। तो कितना हो जाएगा ये, 15x एल सी, ये एक्स यहाँ नहीं आएगा सॉरी, 15 एलसीएम आ गया। ठीक, 3 से 15, 5×5 = 25, एक्स माइनस 5×3 = 15, 3×3 = 9x, या क्या आ गया, इसको इसमें से घटाएंगे तो 25 में से 9 को 16, ये 16/15x, यानी एक्चुअल गलती कितनी हुई है उससे, इतनी इतनी त्रुटि है उसकी, उसने जो मल्टीप्लाई करा है उसमें त्रुटि इतनी है। अब इसका परसेंटेज निकालना है बस, तो परसेंटेज क्या, एक्चुअल चेंज हमने निकाल ही लिया, एक्स। अब नीचे ओरिजिनल वैल्यू क्या लिखे, ओरिजिनल वैल्यू वही जिससे उसको करना था, जो उसने कर दिया नहीं, जिससे उसको करना था, यानी 5/3, 5/3 से ही तो करना था, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब कर लोगे कैलकुलेशन, चलो करके बता देता हूँ, 16/15 मल्टीप्लाई बाई 5/3, इधर उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, ये लो, ये काट दो, 3 से 15 5 होगा, 5 भी 5, 5×5 = 25, 25 से 100 गया 4 बार। ठीक, ये 4, 16×4 = 64, ये लो, 64% है त्रुटि उसकी, यानी हमने परसेंटेज में उसकी एरर निकाली तो कितनी आई, 64, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 64। ठीक, आया समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये वोटिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, कल भी मैंने शायद कराया था एक आपको, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, 15% वोट अवैध थे, यानी इनवैलिड थे, बेकार थे 15% वोट। ठीक, कुल मत भी दे रखे हैं उसने, इतने थे। अब पूछ क्या रहा है, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या पूछ रहा है, यानी जो दूसरे उम्मीदवार को इसने दे रखा है, पहले उम्मीदवार को भाई इतने मिले हैं, ठीक है, कुल मत दे दिए, और जो बेकार जो वोट थे वो भी दे दिए हैं। अब पूछा क्या है, दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं भाई, ठीक, वो भी वैध मत। तो कैसे करेंगे इसको, भाई मैंने अभी शुरू शुरू में क्या बताया था कि 15% कमी दे रखी है तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, उसको 85% कर दो, 25% कमी दे रखी है तो आप 75% निकाल लो, यहाँ वो काम आएगा, देखना अभी। बेसिक भी फास्टली कैसे करें, बेसिक से क्वेश्चंस, वही चीज सीखो आप, शॉर्ट ट्रिक कभी भी आपको सफलता नहीं दिलाएंगी,
हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी शॉर्ट ट्रिक याद मत करो, करो, लेकिन कुछ टॉपिक्स के ही कुछ ही क्वेश्चंस के, जिनमें वास्तव में आपको ज्यादा टाइम लगता है। बात समझ में आ रही है? वो भी काम की रहती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फोकस बेसिक पे रखो बस। 55 कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो क्या करो, वैध मत दे रखे हैं और पूछे भी हमें वैध मत ही हैं, तो अवैध को हटाओ, जो बेकार है उनको फेंको पहले बाहर, तो वैध वैध निकल कर आ जाएंगे हमारे पास। वैलिड है जो 15,200 कुल है। अब 15% वोट अवैध है, तो अवैध है तो 85% तो वैध है, यानी 15 भाई 10% खराब है तो 90% सही है ना चीज। तो 15% खराब है तो 85% सही है, तो 85% निकाल लो, डायरेक्ट हमारे वैलिड वोट आ जाएंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, करो कैलकुलेट। 12,920। ठीक, तो ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट्स। ठीक, वैलिड वोट्स आ गए हैं अब हमारे पास, अब हम इसमें से कर सकते हैं। अब देखो, दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखना। वैलिड वोट का ही पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले। अब एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 45%। सीधी सी बात है, नहीं है क्या सीधी सी बात? वही वाला चीज हो रही है ना। तो यहाँ बस आपको क्या करना है, 45% निकाल देना है, ये दूसरे कैंडिडेट के वोट आ जाएंगे। ये कर लो कैलकुलेशन, 10 से 10, ये 9 बार, 5 है ना, ये 2 बार, 1292 दो से कितनी बार जाएगा? 6, 4, 6। ठीक, अब 646 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, कितना आ जाएगा? यही दोनों तो बचे ना भाई ऊपर, 5,814 वैलिड वोट मिले हैं किसको? दूसरे कैंडिडेट। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। आया समझ में? इतना बड़ा क्वेश्चंस केवल 2 स्टेप में सॉल्व। कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला लगाया कुछ नहीं ना, सीधा हमने बेसिक से किया। ऐसे ही बेसिक से करते चलोगे, आपके स्टेप बनाना आ जाएगा आपको, कितनी की कम से कम स्टेप में आप सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, मात्र 15 सेकंड का अगर कैलकुलेशन ना हो इतनी बड़ी, तो ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन की वजह से चलो आधा मिनट लग सकता है, किसी को टाइम लगता है ज्यादा तो 1 मिनट भी, पौन मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए का, ए इज इक्वल टू वाई, x% ऑफ वाई, और बी इज इक्वल टू y% ऑफ एक्स, तो कौन सा सत्य है? बड़ा भारी क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, करते जाते हैं धीरे धीरे, क्या क्या बोल रहा हूँ। पहले तो पहली इक्वेशन है तो इस परसेंटेज को हटा देते हैं सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू x%, यानी x/100 ऑफ वाई। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, तो ये सॉल्व तो होगा नहीं डायरेक्ट, बस ऐसे ही रह जाएगा, XY/100, और ये b, इधर भी XY, YX या XY, कैसे भी लिख लो, ये तो दोनों बराबर से ही हो गए। पूछ क्या रहा है, कौन सा सत्य है? ए बी से छोटा है? नहीं है। ए बी से बड़ा है? नहीं है। ए और बी के बीच संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? लिख सकते हैं हम तो, दोनों बराबर हैं, कर सकते हैं ना भाई, संबंध स्थापित तो इनके बीच में। एक्स वाई से छोटा है, कहाँ है छोटा? या इनमें से कोई नहीं, बराबर का तो दिया ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ये होते हैं कंफ्यूजन में डालने वाले क्वेश्चंस, वेरी इजी, बट सबसे ज्यादा गलती यही इन्हीं क्वेश्चंस में करवा करके आ जाते हैं स्टूडेंट। ये तो एक ही स्टेप में, ये नहीं लिखूं मैं तो ये वाली स्टेप में ही हो गया, XY/100, XY/100, कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्ट टिक करो, इनमें से कोई नहीं।
दिया कितना बड़ा बड़ा है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन समझ में आए? अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि जो बच्चे कोचिंग ना जा पा रहे हैं या फिर जिनको घर बैठ के बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है उनको हेल्प मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।